चलिए तो स्वागत है, नमस्कार। अपनी जो टॉप 30 जीके क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लेकर आ गए हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या नाम था उसका? अवंतिका। क्या नाम था उसका? प्राचीन नाम अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था, ठीक है, अवंतिका। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो आप जानते हैं सब कुछ, शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे यह स्थित, ठीक है। उज्जैन को लेकर एक मान्यता और है। उज्जैन को लेकर एक मान्यता यह है कि अगर आप यहां चले गए तो कितने 7 समंदर, 9 नारायण और 84 महादेव की यात्रा आपकी पूर्ण मान ली जाती है केवल उज्जैन जाने से। तो उज्जैन इतना महत्वपूर्ण स्थल है, ये बात याद रखना। इसका प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? राज्यसभा। क्या नाम है? राज्यसभा। ठीक है, संसद, सदन और राज्यसभा, तीन वर्डों को आप समझ। भारत किससे चलता है? भारत का कानून बनाने का राइट किसके पास है? संसद। संसद क्या है? एक बिल्डिंग मान लो। संसद क्या है? एक बिल्डिंग मान लो। संसद के दो कमरे हैं इस बिल्डिंग के, एक का नाम क्या है? एलएस और एक का नाम क्या है? आपका आरएस। ठीक है, ये बात है। लोकसभा, राज्यसभा। प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना है, तो किसी पार्टी को बनाना है, तो उसको यहां पर बहुमत होना जरूरी है। इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। इसे उच्च सदन कहते हैं। इसे छोटों का सदन कहते हैं, इसे बड़ों का सदन कहते हैं। यहाँ पर आयु जो आपको चाहिए वो 25 वर्ष हो, यहाँ पर जो आयु चाहिए वो 30 वर्ष हो। ठीक है, इसके प्रमुख को कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। इसको कहते हैं जो वहां पर होता है सभापति। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होता है। इसका जो प्रमुख होता है, संचालक होता है, वो इसका सदस्य नहीं होता है, जबकि इसका संचालक इसी का सदस्य होता है। ये कुछ डिफरेंस है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष में कहां की वस्तु नहीं दिखाई देती आपके पास? दूर की या पास की? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दूर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अगला, आर्यों का समाज कैसा था? सवाल ये, कैसे वर्ण थे? तो वहां पर भी क्या थे? पंडित थे, ठाकुर साहब थे, व्यापारी थे, शूद्र थे, छोटी जाति के लोग थे, वैश्य यानी व्यापारी लोग, क्षत्रिय जो रक्षा करेंगे समाज की, आजकल तो नहीं लग रहा है इस हिसाब से, ब्राह्मण ज्ञान देंगे, वो भी नहीं लग रहा है। ये वर्तमान में सिर्फ क्या है? जाति पर आधारित हो गया, कर्म इनके अंदर बिल्कुल शून्य हो गया है। जबकि उस वक्त क्या था? यहाँ पर कर्म इंपॉर्टेंट था। अब इस हिसाब से ये कर्म नहीं कर रहा है। वर्तमान में जब हम देखते हैं ना तस्वीरें समाज की, तो पूरा खोखलापन दिखता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो चोल कला। किसका? चोल कला। हम आपको बता दें, जो चोल राजा थे, कौन थे? चोल राजा। ये भगवान शिव के कट्टर भक्त थे। ठीक है, ये शिव भक्ति को समर्पित थे। जो मूर्ति है नटराज की, वो किसको समर्पित है? भगवान को, शिव भगवान को समर्पित है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक क्या है? कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे वाणिज्यिक बैंक है। ये भी लिखना चाहिए था, भारत का सबसे क्या नाम से जो बदतमीज बैंक है वो भी यही है। यहाँ के जो कर्मचारी ना बहुत गलत तरीके से काम करते हैं, वहां पर जाओ ढंग से सुनते भी नहीं है और घुमाते बहुत हैं ग्राहकों को। ठीक है, इसे एक नाम से और जाना जाता था प्राचीन में, इंपीरियल बैंक। इसका एक नाम और है, क्या है इसका नाम है? इंपीरियल बैंक। ठीक है, ये भारत सरकार का एक क्या है? उपक्रम है। इसका जो मालिक इस बैंक का वो कौन है? भारत सरकार है। आगे, ब्याज का दर किस बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। अब ध्यान रखना, ब्याज की अलग अलग दर, जैसे आपने सुना होगा एसएलआर, ठीक है, सीआरआर, ऐसी कुछ दरें हैं, कुछ पैमाने हैं, उनके थ्रू क्या करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। केंद्रीय बैंक को ही क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगला बताना, गतिरोध और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को अगर नॉर्मल हम जो आप और हम जानते हैं आम बोलचाल में, उसका नाम है महंगाई। ठीक है, की स्थिति को क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अंग्रेजी में नाम दे दिया इन्होंने, इन्फ्लेशन कह देते हैं। क्या कहते थे? इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, गतिरोध और मुद्रास्फीति की क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन। यहां पर दिया स्टैगफ्लेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विनिवेश क्या है? विनिवेश इकोनॉमी के प्रश्न यहाँ तो। ठीक है, विनिवेश क्या है? सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। सिंपल सी बात है, सरकार की कोई कंपनी है, चाहे वो एयर इंडिया हो, उदाहरण के लिए मान लो रेलवे ले लो,
और रेल वे सरकार किसी को भेज दे तो वही क्या कहलाएगा, विनिवेश कहलाएगा। ठीक है, अब सरकार काम नहीं करना चाहती, कोई दूसरा है निजी क्षेत्र उस पर काम करे। एयर इंडिया का विनिवेश सरकार ने कर दिया है पूर्णतः। सुलभ मुद्रा से क्या तात्पर्य है, ब्याज की कम दर। क्या है, ब्याज की कम दर। आपके यहाँ जो भी मार्केट में ब्याज चल रहा है उसकी कम दर होनी चाहिए, ये बात याद रखना। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। सुलभ मुद्रा। एक और आपने सुना होगा दुर्लभ मुद्रा। कौन सी, दुर्लभ मुद्रा। इसे अंग्रेजी में हार्ड करेंसी कह देते हैं। तो फिलहाल विश्व में हार्ड करेंसी कौन सी है, वो है डॉलर। ये ऐसी मुद्रा होती है दुर्लभ मुद्रा, ठीक है, जिसका कहें कि जिसकी मान्यता पूरे विश्व व्यापार में होती है, इसको पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्वीकार किया जाता है, तो उसे कहा जाता है दुर्लभ मुद्रा, और वो है हमारा डॉलर। ठीक है, ये डॉलर का निशान होता है, रुपए का कुछ ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले रुपए का हमारे यहाँ ऐसे चलता था, आज भी चलता है, बट रुपए का एक और आ गया ये। ठीक है, दो हमारे क्या है, प्रतीक है मुद्रा के। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन कैसे किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय। क्या है, उसकी आय क्या है, इससे हम उसके जीवन स्तर का आकलन करते हैं। नमस्कार सर, है ना, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, आगे आइए अगला देखिए। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, तक्षशिला। ध्यान रखना, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है भारत का। ठीक है, कई कई जगहों पर विश्व का भी मिल जाएगा, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अब मुझे बताओ ये किस काल का माना जाता है, यह गुप्तकालीन है या मौर्यकालीन है, ये बताओ थोड़ा सा। तो ध्यान रखना, गुप्तकालीन में जो था वो विक्रमशिला था, तक्षशिला है वो किसका है, मौर्य काल का माना जाता है। नेक्स्ट, वह स्थिति जिसमें कुल लागत के बराबर हो तो क्या कहलाया था, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो लागत है, ठीक है, लागत के बराबर आपका क्या हो जाए, राजस्व। क्या हो जाए, राजस्व। या ऐसे एक नाम और दे दिया जाता है, आगम। क्या नाम दे दिया जाता है अर्थव्यवस्था में, आगम। ठीक है, आपने लागत लगाई, मान लो 10 रुपए लगाई, और आपका राजस्व, आपकी एक नाम और ले लो इसका, ये भी बड़ा प्रचलित नाम है, वो क्या है, आय। ठीक है, आपने जो लागत लगाई उतनी आपकी आय हो जाए तो उसी स्थिति को क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। इसे लाभ अलाभ की स्थिति भी कहते हैं कई कई जगहों पे। क्लियर है। विशेष आर्थिक जोन, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, ये आजकल हर बड़े शहर में बनाया जा रहा है। एक जोन बना दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी अवधारणा कहां से आई थी, चीन से। कहां से आई थी, चीन से। भारत ने इसे स्वीकार कब कर लिया था, 2000 के आसपास। कब कर लिया था, 2000 के आसपास भारत में बनाए जाने लगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आपने देखा होंगे अलग अलग शहरों में बन रहे हैं, भोपाल में तो बहुत सारे बन रहे हैं, और भी बड़े शहरों में बनाया जा रहा है सरकार द्वारा। ये दरअसल होता क्या है, जैसे मान लो एक जोन बना दी ऐसे, और पता चल रहा है कि इस जोन में क्या है, केवल क्या है, होटल ही होटल है, पता चल रहा है। फिर दूसरा एक जोन बना दिया, पता चल रहा है यहाँ पर क्या है, पूरी मोबाइल की दुकान है। तो सरकार ऐसे जोन बना रही है, इससे क्या होगा, जो विक्रेता उससे भी फायदा हो जाएगा और जो उपभोक्ता उससे भी फायदा हो जाएगा। क्लियरिटी होगी कौन सी चीज कहां मिल रही। तो ऐसे जोन बाकायदा बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कैंसर का उपचार करने के लिए रेडियो आइसोटोप होता है, वो उसका नाम क्या है, तो वो कौन सा है, कोबाल्ट 60। क्या है, कोबाल्ट 60। और कैंसर में भी अगर बात कर ली जाए तो कौन सा आपका, ब्लड कैंसर। ठीक है, रक्त कैंसर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। आगे बढ़े, चलिए। समुद्री शैवालों में क्या होता है, आयोडीन। क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजें भी पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाती है। सवाल है समुद्री शैवाल क्या है। समुद्री शैवाल को आप सिंपल सा मतलब समझो, बन एक तरीके से समुद्री घास। क्या समझो इसे, एक तरह से समुद्री घास समझो, तो बिल्कुल सरलता सरल शब्दों में। ठीक है, एक तरह से। आगे बढ़े, अगला लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य क्या है। अब सवाल है कि साहब ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है आपके आसपास का इलाका। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आप एक जगह पर रहते हैं और उस जगह का नाम क्या है, रामनगर। क्या है, रामनगर। ठीक है, अब रामनगर है, ये है आपका रामनगर। यहाँ पे आप हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, यहाँ पर एक
मकान है, यहाँ पर एक तालाब है, यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पर एक बादल भी है, इसके पास वायुमंडल भी है सभी जगह, ठीक है। तो ये सभी स्थिति क्या कहलाएंगे, यहाँ पर कोई जानवर भी है, मान लो ये कोई जानवर भी है, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं, सब कुछ है, आपके अलावा दूसरे आप जैसे और भी मनुष्य रह रहे हैं। तो इसी पूरी अवस्था को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। और सबको ऊर्जा या जो कैसे मिलती है, सूर्य से, है ना। आप अपने गांव शहर में देखोगे, आपके आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जानवर भी मिलेंगे, इंसान भी मिलेंगे, प्रकृति भी होगी, वनस्पति भी होगी, वायुमंडल भी होगा। तो उस हिसाब से सबको ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। और सर्दियों में तो सूर्य की ऊर्जा मतलब क्या करें, अमृत लगती है, ठीक है। अगला, कैंसर के उपचार के लिए सबसे उत्कृष्ट गैस कौन सी है, वो कौन सी है, रेडॉन गैस। रेडॉन गैस कौन सी गैस है, रेडॉन गैस है। और रेडॉन गैस क्या है, ध्यान रखना, कहां नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन गैस को किसका, 2 मिनट, भूकंप, किसका, भूकंप का पूर्व क्या माना जाता है, संकेतक माना जाता है, सूचक माना जाता है। जब जब भूकंप आएगा उससे पहले रेडॉन गैस का रिसाव जमीन से होने लगता है। तो यह गैस कहां पाई जाती है, जमीन में पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, केवल 4%। कितनी होती है, 4% है। इसमें कुछ भी डिटेल ले जाना, बस इतना याद रखें। आगे देखें, कौन सी ग्रंथि रक्तदाब, यानी जिसे आप जानते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, कोई हर छोटी बात तो बोलता है मेरा बीपी मत बढ़ाओ, मेरा बीपी मत बढ़ाओ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपके बीपी को भाई कोई तो अंदर कंट्रोल कर रहा होगा ना, एक जिम्मेदारी नेचर ने किसी को तो दी होगी। तो वो जिम्मेदारी किसकी दो, एड्रिनल भैया को बुलाया, बोला तुम संभालना इसको। तो आपके अंदर बीपी, रक्त दाब को जो कंट्रोल करता है वो कौन सी ग्रंथि करती है, एड्रिनल। कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि मनुष्य के अंदर रक्त दाब को कंट्रोल करती है। क्लियर, याद रखना। आगे बढ़ी, अगला प्रश्न। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग भी लगभग उसी के आसपास मिलेगा, बता दें। रक्तचाप, किससे, रक्तचाप। जब मरीजों में रक्तचाप सामान्य से कहीं जाना बढ़ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, आपको हाइपरटेंशन कह देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया, हड़प्पा वासियों ने। ये हड़प्पा वालों ने पता नहीं क्या क्या किया, इनके बारे में इतना कुछ है पढ़ने के लिए इतिहास में। उन्होंने तांबे का प्रयोग किया, कहीं किसका प्रयोग किया, बहुत कुछ। जो जो तैयारी कर रहा है उसके लिए हड़प्पा सभ्यता तो याद उसको होती ही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या हुआ, इसका प्रयोग किया था, कपास का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। और धातु रूप में तांबे का प्रयोग भी यहाँ काफी ज्यादा प्रचलन था। आगे बढ़ते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ, किसका हुआ, कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ, कला के क्षेत्र में हुआ, ठीक है। तो कुषाणों के काल में किसका विकास हुआ, कला के क्षेत्र में खूब विकास हुआ। और काल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मोदी जी के काल में आपने बोला रेलवे का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, इसका विकास हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो जिसका जिसके काल में विकास होता है उसे उसी काल से जोड़ दिया जाता है। तो कुषाणों ने कला पर बड़ा क्या हुआ, ध्यान दिया। लेकिन आज फिलहाल तो ऐसा लगता है कि कला पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से दिया जाना चाहिए। केवल राज्यों के काम है कि वो थोड़ा बहुत संरक्षण देती हैं। जो आप देखते होंगे कला संग्रहालय बने होते हैं, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय बने होते हैं, इनके मंत्री भी होते हैं, सरकार इनके लिए अलग अलग मंच बनाती है। जो स्थानीय लोकगीत गायक हैं या कोई नाट्य है, नृत्य है, तो उसके लिए सरकार मंच प्रदान करती है। तो इसी को बोलते हैं कला का संरक्षण, है ना। तो आज वर्तमान में सरकारें भी कला को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, करना भी चाहिए। तो प्राचीन काल से चला रहा है भारत में। अगला देखिए, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है, कनिष्क को। किसे कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है, कनिष्क को। किस कारण, क्या इसने भी अशोक की तरह कलिंग वगैरह जीते थे, इसका सवाल है। इसका जवाब है नो, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ किस कारण, इसने भी अशोक की तरह बौद्ध धर्म को प्रचार खूब किया इसका, ठीक है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अगला, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, संस्कृत। आज संस्कृत की हालत क्या है, फर्जी से फर्जी, बिल्कुल एकदम कहें कि निम्न स्तर पे इसकी आज हाल फिलहाल में तो भारत में इसकी ना तो कोई आवश्यकता समझता है ना ही जरूरत है। मंत्रालय है, सब कुछ है, सिलेबस में जबरदस्ती इसको खींच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भारत की वही भाषा जो प्राचीन थी आज वो लगभग भारत में खत्म सी हो चुकी है, ठीक है। अभी तो बरसच इंग्लिश का है, क्योंकि इंग्लिश में तो आप बदतमीजी भी करोगे ना तो वो भी श्लोक की तरह लगती है। क्लियर, भारत में तो फिलहाल ये स्थिति है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखें। मोबाइल फोन का आविष्कार
किसने किया, मतलब ठीक है, तो डॉक्टर मार्टिन किसने, कफूर ने। सवाल ये कि साहब आपने किए ही क्यों, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखें कब किया था इन्होंने, 1973 में। कब किया था, 1973 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी इसकी और बना दिया था पहला मोबाइल विश्व का। और आज पूरी सभ्यता इसी पर टिकी हुई है, ये बात ध्यान रखें। आगे, भारत की सबसे पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी की, बस इतना याद रखिए। यह समाज की व्यवस्था को बताने वाली एक रिपोर्ट है और कब की गई थी, 2006 में पहली सामाजिक रिपोर्ट लाई गई थी भारत की। अगला प्रश्न, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। ठीक है, इससे पहले हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्यों की भाषा भी क्या थी, संस्कृत। तो देख रहे हो इसकी वैल्यू, इस भाषा की वैल्यू देखो आप। पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का। ठीक है, ये क्या है, ये गमला, 1 मिनट। ठीक है, ये पौधा है। ठीक है, ये पौधा है। अब पौधे में जो खाना बनेगा तो यहां से यहां तक पहुंचना चाहिए, यहां से यहां तक पहुंचना है, यहां से यहां तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, सॉरी, जो जो पत्तियां बनाती है वो सब जगह पहुंचेगा पौधे के, यहां से यहां तक। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो अब जो भी, ये सूर्य का प्रकाश गया इधर, जाने दो। ठीक है, ये पत्तियां हैं, तो पत्तियों ने भोजन बनाया, तो पूरा भोजन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वृक्षों के हर कोने तक पहुंचेगा। तो इसका कौन पहुंचाता है, उठाता है फ्लोएम और लेके चला जाता है। जबकि जल आप कहाँ डालते हो, जड़ों में डालते हैं, जड़ों में डालते हैं। तो जल को ले जाने का काम कौन करता है पेड़ों में, तो वो कौन होता है आपका, जाइलम। क्या होता है, जाइलम। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड। ठीक है, जाइलम जल, ये बात याद रखना, ये बहुत फेमस ट्रिक है, याद रखनी। आगे, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो वो है आपके ए, डी, ई, के। ठीक है, 4 याद रखिएगा। ठीक है, ये किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। अब मुझे बताओ जल में घुलनशील कौन से होंगे, मैंने यहीं पर पढ़ाए थे। तो उनका नाम है आपका बी और सी। ठीक है, ये जल में घुलनशील कौन से होते हैं, विटामिन होते हैं। क्लियर है, तो ये आज थी अपनी 30 जीके क्वेश्चन वाली क्लास। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बस बने रहिए, देखते रहिए, बार बार इनको देखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि 30 के अतिरिक्त ऊपर जाकर भी कुछ चीजें जहां पर मुझे जरूरी लगता है कि समझाना है तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, और जहां पर नहीं लगता है वहां पर मैं आगे निकल जाता हूँ। अब मैं इधर क्या समझाऊंगा, ये 1973 में बनाया और मार्टिन ने बनाया था मोबाइल फोन। मैं तो ये सोच रहा हूँ बनाया क्यों था। खैर, क्रांति आई, बदलाव हुए, मानव सभ्यता को गति मिली, वो एक अलग बात है। संचार व्यवस्था में पूरी क्रांति ला दी इसने। लेकिन इसके दुरुपयोग, जिस तरीके की आज चिंताएं बढ़ रही है समाज में इसके प्रयोग को लेकर, गलत प्रयोग को लेकर, अच्छा प्रयोग हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेगा। बाकी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।